अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमले किए हैं। इन हमलों के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके देश से बाहर ले जाया गया है। यह भी दावा ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रुथ सोशल पर किया है। इस हमले में किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और साथ ही वेनेजुएला का पूरा संकट क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप वेनेजुएला और अमेरिका की भौगोलिक स्थिति को देख लीजिए। वेनेजुएला साउथ अमेरिका का एक महत्वपूर्ण देश है। ये यहाँ पर स्थित है। इसकी राजधानी काराकस यहाँ पर है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और यहाँ पर गल्फ ऑफ अमेरिका है। ये मैक्सिको की खाड़ी है जिसे अमेरिका अब गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से संबोधित करता है। और इस बात के दावे किए गए हैं कि अमेरिका ने काराकस के अलावा कई और स्थानों पर भी हमले किए हैं। इस बात की आधिकारिक पुष्टि करना तो अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन जितनी भी न्यूज़पेपर से खबरें आ रही हैं उसके आधार पर हम आपको सारी चीजें बता रहे हैं। अगर हमले की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो वेनेजुएला की राजधानी काराकस के अलावा कई और स्थानों पर भी हमले हुए हैं। जैसे एक स्थान है, कई और क्षेत्रों पर भी हमले हैं। जैसे मिरांडा पर हमला हुआ है, अरागुआ पर भी हमला हुआ है और इसके अलावा ला गुआइरा पर भी ये हमले हुए हैं। तो ये इस प्रकार से हमले हुए हैं और हमलों के बाद ब्लैकआउट की स्थिति देखी गई है, आसमान में लड़ाकू विमानों की स्थिति देखी गई है और साथ ही ग्राउंड लेवल पर फोर्सेस की कई तरह के सैन्य उपकरणों की तैनाती भी देखी गई है, जो लेटेस्ट खबरें आई हैं। इस पर अगर हम वेनेजुएला की प्रतिक्रिया के बारे में बात करें तो वेनेजुएला की जो प्रारंभिक प्रतिक्रिया है वो ये है कि निकोलस मादुरो, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है, उन्होंने देश में आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा तुरंत प्रभाव से कर दी है और साथ ही अमेरिकी सैन्य हमले को एक साम्राज्यवादी हमला बताया है। एक साम्राज्यवादी हमला इसलिए बताया है क्योंकि उनका कहना है कि अमेरिका वस्तुतः जो तेल भंडार हैं वेनेजुएला के और जो खनिज भंडार हैं उन पर कब्जा करना चाहता है। तो इस हमले के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये जाननी है कि वस्तुतः इस हमले का सबसे प्रमुख कारण क्या है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। इस कोर्स की खास बात यह है कि इसको करने के बाद जब आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पढ़ने वाला है। अगर इस कोर्स में आप और छूट चाहते हैं, इस फीस में और छूट चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को लेते हुए मनीष कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मनीष कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इस फीस पर आपको और ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इस कोर्स से संबंधित जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, इंग्लिश का बैच 6 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है और इंग्लिश का बैच 7 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश का जो बैच होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें आपको समझाई जाएंगी, लेकिन जो नोट्स उपलब्ध होंगे वो इंग्लिश में होंगे। साथ ही 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस आपके पास रहेगा। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी, जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगे। तो अपने आप में एक संपूर्ण पैकेज है। तो इसका लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 87501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब वेनेजुएला पर अमेरिका के हुए सैन्य हमले के सबसे बड़े कारण को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिका का या वेनेजुएला का जो आप कच्चे तेल का भंडार देखेंगे वो कितना है, वो है 303, लगभग 303 अरब बैरल का। अरब बैरल का एक बैरल में कितना लीटर होता है? लगभग 159 लीटर होता है, 159 लीटर, ठीक है। और 303 अरब बैरल का है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरब का जो तेल भंडार है वो लगभग 267 अरब बैरल का माना जाता है। अमेरिका का तेल भंडार कितना है? वो केवल 55 अरब बैरल का है। समझ रहे हैं आप? एक और कारण है, ये जो 303 अरब बैरल का भंडार देख रहे हैं वेनेजुएला का आप, ये वस्तुतः हैवी क्रूड ऑयल, हैवी क्रूड ऑयल है। और हैवी क्रूड ऑयल इस तरह का है कि शहद की तरह बहुत ही गाढ़ा और चिपचिपा है। इसके लिए जो रिफाइनरी की जरूरत पड़ती है, इसको बहुत अच्छी रिफाइनरी की जरूरत पड़ती है और साथ ही इसके लिए काफी निवेश की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसको रिफाइंड करना थोड़ा सा कठिन होता है।
अमेरिका के जो गल्फ कोस्ट रिफाइनरीज हैं, गल्फ कोस्ट की जो रिफाइनरीज हैं, वो वस्तुतः हैवी क्रूड ऑयल के लिए ही बनी है। वेनेजुएला से उसे तेल की आपूर्ति नहीं होती है, तो वो अपने हैवी क्रूड ऑयल की आपूर्ति कहां से करता है? मैक्सिको से और कनाडा से करता है, लेकिन वो उसको बहुत महंगा पड़ता है। तो इस हमले के सबसे बड़े कारणों में माना जा रहा है हैवी क्रूड ऑयल। ये जो 303 अरब बैरल का भंडार है, ये वस्तुतः दुनिया के कच्चे तेल के 18% के बराबर है। कच्चे तेल के भंडार के 18% के बराबर है। तो सबसे बड़े कारणों में यही कारण माना जा रहा है। इसके अलावा अगर आप वेनेजुएला की पिछले कुछ समय से घटनाएं देखेंगे, या अमेरिका की पिछले जब से ट्रंप शासन में आए हैं वर्ष 2025 से, उसकी घटनाओं को देखेंगे, तो अमेरिका ने लगातार जो माडुरो प्रशासन है उसको ड्रग तस्करी करने वाले प्रशासन के रूप में परिभाषित किया है। नार्को टेररिस्ट तक डोनाल्ड ट्रंप ने निकोलस माडुरो को कह दिया है, और उसके शासन को भी नार्को टेररिज्म को फैलाने वाले शासन के रूप में परिभाषित किया है। हाल ही की घटनाओं को अगर आप देखेंगे, तो अमेरिका ने ऑपरेशन सदर्न स्फीयर के तहत वर्ष 2025 में ऑपरेशन सदर्न स्फीयर के तहत यहां अपने एक जो एयरक्राफ्ट करियर जहाज है जिसका नाम है यूएसएस जेरल्ड फोर्ड, उसकी भी यहां पर तैनाती की थी, और इसके अलावा कई अन्य युद्ध जो विमान है उसकी भी, युद्धवाहक विमान है उनकी भी तैनाती की थी। हाल ही की घटनाओं को अगर आप देखेंगे, तो अमेरिका ने 2 तेल टैंकर हाल ही में वेनेजुएला के जब्त किए थे। 30 से अधिक नौकाओं पर, जिन पर यह आरोप लगाया था कि वो ड्रग्स की तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, उन पर हमले करके उनको नष्ट करने का भी काम किया था। तो ड्रग्स की तस्करी करने का आरोप एक मुख्य आरोप अमेरिका का रहा है। हालांकि अमेरिका ने इसके संदर्भ में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराए हैं, लेकिन ये सबसे बड़े कारणों में यह भी समझा जा रहा है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि अगर पिछले सालों के, पिछले 2 दशकों के, 3 दशकों के वेनेजुएला के इतिहास को आप देखेंगे, तो वो इतिहास भी कुछ इस प्रकार का रहा है जो वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत खतरनाक रहा है। किस प्रकार का इतिहास रहा है, अगर आप इस इतिहास को देखना चाहते हैं, उस इतिहास में आप देखेंगे कि वर्ष 1990 के दशक तक सामान्यतः लैटिन अमेरिका के सबसे मजबूत देशों में, सबसे आर्थिक प्रधान देशों में वेनेजुएला को गिना जाता था। लेकिन 1999 में यहां पर सत्ता में परिवर्तन हुआ और ह्यूगो शावेज यहां के राष्ट्रपति बने। ह्यूगो शावेज के बाद यहां की लोकतांत्रिक संस्थाओं में एक पतन देखने को मिलता है, और लोकतांत्रिक संस्थाओं में पतन देखने के बाद यहां के आर्थिक स्ट्रक्चर में भी एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। आर्थिक स्ट्रक्चर भी, यहां का जो पुराना आर्थिक स्ट्रक्चर था उसमें भी एक डिसरप्शन देखने को मिलता है। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा यह हुआ कि वर्ष 2025 में अगर आप देखेंगे, वर्ष 2025 के आंकड़े के अनुसार, एक आंकड़ा ये कहता है कि 25 से 80% जो जनसंख्या है वेनेजुएला की, ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन का निर्वहन करती है। यहां पर भोजन की उपलब्धता कमजोर है, भोजन की उपलब्धता कम है, दवाइयों की उपलब्धता भी कमजोर है, दवाइयों की उपलब्धता भी कम है, पीने के पानी की भी कमी है। तो इस तरह के आर्थिक संकट का सामना ये कर रहा है। वेनेजुएला की स्थिति के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके कारणों में यह भी माना जाता है कि जब ह्यूगो शावेज तो 2013 तक शासन में रहे, और 2013 के बाद इन्हीं के शिष्य निकोलस मादुरो शासन में आए। वर्ष 2014 में वैश्विक जो तेल मूल्य था, जो वैश्विक तेल कीमतें थी, उसमें गिरावट आई। उसका प्रभाव वेनेजुएला पर पड़ना बहुत स्वाभाविक था, क्योंकि वेनेजुएला का जो सरकारी राजस्व है उसका लगभग 60% हिस्सा तेल से ही आता है। यह अपने आप में एक पेट्रो स्टेट माना जाता है, ऐसा स्टेट जिसकी इनकम मुख्यतः पेट्रोलियम पर निर्भर हो, जिसका आंकड़ा भी हमने आपको बताया था। इसकी वजह से क्या हुआ कि इसका सरकारी राजस्व लगातार सिकुड़ता चला गया। लोकतांत्रिक संस्थाओं के पतन से पहले ही आर्थिक स्ट्रक्चर में एक डिसरप्शन पैदा हो गया था। अधिकांश जनसंख्या जो है वो क्या हो गई थी, वो गरीबी रेखा से नीचे चली गई थी, और साथ ही जब जो आर्थिक नीति अपनाई गई उससे वेनेजुएला से बहुत बड़ी संख्या में लोगों का पलायन भी होना शुरू हो गया। एक आंकड़ा ये बताता है कि मई 2025 तक वेनेजुएला से लगभग 7.9 मिलियन लोगों का, लगभग 80 लाख लोगों का पलायन हुआ। ये पलायन अधिकांशतः जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कोलंबिया है, पेरू है, ब्राजील है, उनमें हुआ है। तो ये आर्थिक संकट के कारण हुआ है। इन आर्थिक संकटों को सुलझाने के बजाय वेनेजुएला में हुआ क्या है
कि निकोलस माडुरो ने धीरे धीरे अपनी राजनीतिक सत्ता को बढ़ाना शुरू कर दिया। नेशनल असेंबली की ताकत को खींच लिया और अपने पास ले ली। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जो उसके समर्थक थे। इसके अलावा जो जुलाई 2024 में एक इलेक्शन हुआ था, उसके अंतर्गत जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हैं और जो विपक्षी नेता हैं वेनेजुएला के, उनके द्वारा यह कहा जाता है कि वस्तुतः जो विपक्षी नेता गोंजालेस, उनकी विजय हुई थी। गोंजालेस जीते थे उस चुनाव में। ये इंटरनेशनल ऑब्जर्वर का भी कहना था, विपक्षी नेताओं का भी कहना था, लेकिन निकोलस माडुरो ने खुद को विजयी घोषित कर दिया। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों ने गोंजालेस को ही राष्ट्रपति इलेक्ट के रूप में स्वीकार किया था। उसके बाद बड़े स्तर पर यहां नागरिक अधिकारों को कुचला गया, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनका दमन किया गया। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई। साथ ही वर्ष 2025 का जो नोबेल प्राइज मिला है वो मारिया कोरिना मचाडो को मिला है, जो वेनेजुएला की विपक्ष की एक महत्वपूर्ण नेता है। उनको ये मिला है। वो लगातार वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष कर रही हैं शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन वो भी एक तरह से छुप कर के रह रही हैं। और उनका जो दिसंबर 2025 में नोबेल पुरस्कार है वो उनकी बेटी ने ग्रहण किया है। तो ये स्थिति वेनेजुएला में बहुत दिनों से उत्पन्न हो रही है और ये राजनीतिक संकट लगातार चल रहा है। और वेनेजुएला की वर्ष 2014 से लेकर के अब तक की जो स्थिति है, माना जाता है कि वेनेजुएला की जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 75% सिकुड़ चुकी है। वेनेजुएला में वर्ष 2018 में जो इन्फ्लेशन है वो लाखों प्रतिशत पर पहुंच गया था और वर्ष 2024-25 में जो इन्फ्लेशन है वो 180 से 190% पर पहुंच गया। तो वेनेजुएला की जो अर्थव्यवस्था है, वहां के लोग जो हैं वो पहले से ही जो आर्थिक तंगी है, जो गरीबी है, उससे तंग आ चुके हैं। और जो पेट्रोलियम और अमेरिका के द्वारा लगाए गए पेट्रोलियम की कीमत कम होने और अमेरिका के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से उसकी आर्थिक व्यवस्था और ज्यादा सिकुड़ती चली गई। तो एक आप कह सकते हैं कि एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल इकोनॉमी संकट वेनेजुएला में पहले से था और अब अमेरिका ने इस पर यह आक्रमण किया है, जिसका सबसे बड़ा कारण हमने बताया है। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? वर्ष 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? निकोलस मादुरो, एडमुंडो गोंजालेस, मारिया कोरिना मचाडो, जुआन गुएदा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।